दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स, एक बार उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के साथ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडेमिक स्पीसीज से। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। कि भाई कल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो पहेली और बोजो है उसके साथ में क्लासमेट्स हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर घूमने के लिए जाते हैं। फिर बताते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली लाइन में कि वो बच्चे यहाँ पे और गहरे जंगल के अंदर जाते हैं। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वैरायटी ऑफ बिग स्क्वायरल। तो जो बच्चे वहाँ पे देख के चौंक जाते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ी जो हमारी गिलहरी होती हैं वो थोड़ी बड़ी हैं, यानी कि उनका साइज हमें अपने घर के साइड में आसपास देखने को मिलता है, तो साइज थोड़ा बहुत इनका यहाँ पे बड़ा है। दिस स्क्वायरल हैज़ अ बिग फल्फी टेल। और यहाँ पे बताता है कि जो इनकी पूंछ है वो भी थोड़ी फल्फी टाइप की है। यहाँ पे दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। और वो बहुत ज़्यादा हैरान या फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो जो माधव जी होते हैं वो कहते हैं दैट दिस इज़ नोन एज द जाइंट स्क्वायरल। कि इनको हम क्या कहते हैं, जाइंट स्क्वायरल बोलते हैं। एंड इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये वाला एरिया है ना, इसके साथ में ये घुल मिल रखी है। फिर उसके बाद कहता है एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी एंडेमिक स्पीसीज होती हैं गाइज, ये वो स्पीसीज होती हैं जो कि आपकी किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही आपको देखने को मिलेंगी, सभी जगह देखने को नहीं मिलती। फिर कहते हैं दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। और वो कहीं भी आपको ऐसे ही देखने को नहीं मिलती। फिर कहते हैं अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में बी एंडेमिक टू अ जोन। कि भाई आपके बहुत सारे ऐसे प्लांट या फिर एनिमल्स हो सकते हैं जो कि किसी आपके एक जोन में ही एंडेमिक यानी कि रहते हैं। अ स्टेट और अ कंट्री, किसी एक कंट्री में भी हो सकते हैं, किसी एक स्टेट में भी हो सकते हैं। तो ये देखो माय फ्रेंड्स, ये है आपका जंगली मैंगो का पेड़, यानी कि जंगली आम का पेड़, वाइल्ड मैंगो लिखा है इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आई हैव हियर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज मे वैनिश, इज़ इट ट्रू। अब यहाँ पे कहती हैं वो बच्चे कि हमने सुना है कि बहुत सारी जो आपकी एंडेमिक स्पीसीज हैं उनमें से कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं हमारी अर्थ से। तो क्या ये सच बात है? तभी जो माधव जी होते हैं वो शो करते हैं और कहते हैं सोल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा एंड द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि जो माधव जी होते हैं ना, उन्हें साल का और इस वाइल्ड मैंगो का पेड़ दिखाते हैं और बताते हैं कि भाई ये देखो, ये जो है ना, ये आपको इसी बायोस्फीयर के अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो आपकी इंडिया की जाइंट स्क्वायरल है वो भी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद जो आपकी उड़ने वाली गिलहरी होती है यानी कि फ्लाइंग स्क्वायरल, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये सारी आपकी क्या है, एंडेमिक फना है ऑफ दिस एरिया। कि भाई ये आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज एंड इनलार्ज देयर एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंसी। यहाँ पे आप सभी को यही बात बताना चाहते हैं कि भाई अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो मतलब कि पोल्यूशन बढ़ेगा तो भाई ये जो स्पीसीज़ यहाँ पे पहले से रहती आ रही हैं इनका यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है और नई स्पीसीज़ यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इनकी लाइफ जो होती है वो खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, तो जो प्रोफेसर होता है उनको यही बात बताता है। तो गाइज ये देखो कुछ इस टाइप की होती है वो जाइंट स्क्वायरल आपकी, इसकी पूंछ कुछ ऐसी होती है और वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये आपकी नॉर्मली गिलहरियों से थोड़ी बड़ी होती है। उसके बाद कहते हैं स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। कि भाई जो आपका स्पीसीज होती है वो क्या होती है, किसी एक पॉपुलेशन का कोई ग्रुप। ठीक है, आर कैपेबल ऑफ इनब्रीडिंग, जो कि भाई एक दूसरे के साथ में यहाँ पे आपकी इनब्रीडिंग कर सके। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओवन स्पीसीज एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ द अदर स्पीसीज। कि भाई आपकी वो स्पीसीज जो कि किसी आपके मतलब की पूरी पॉपुलेशन का एक ग्रुप है और वो आपस में इनब्रीडिंग करके अपने बच्चों को जन्म दे सकती हैं, फिर उनके बच्चे आगे अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं, वो आपकी कहलाएगी स्पीसीज।
फिर कहते हैं मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, कि भाई आपकी कोई भी स्पीसीज के मेंबर हुए उनकी एक जैसी यहाँ पे वो देखने में होती हैं और उनकी एक जैसी खूबियाँ होती हैं। अब मानो आपके जितने भी जाइंट स्क्वायरल हैं सभी की एक जैसी खूबियाँ होंगी, सभी एक जैसी आपको दिखने में भी यहाँ पे लगेंगी, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं एक्टिविटी 7.6 के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ रीजन वेयर यू लाइव, कि भाई जिस भी एरिया में आप रहते हो उस एरिया के एंडेमिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स के बारे में जानने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है जो कि आपको बताता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सो यहाँ पे कहते हैं सोन पहेली सीज अ बॉर्डर विद अ Panchmari Wildlife Sanctuary written on it. Professor Ahmed explained that killing or capturing animal in general is strictly prohibited and punishable. तभी यहाँ पे जो पहेली और बोझो होती हैं वो जब आगे जाती हैं तो उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है, उस बोर्ड के ऊपर कुछ बातें लिखी होती हैं। तो जो प्रोफेसर होते हैं उस बोर्ड को देख के बच्चों को बताते हैं कि बच्चों इसके ऊपर लिखा है कि यहाँ पे जानवरों को पकड़ना और उन्हें किल करना या फिर कोई भी नुकसान पहुँचाना यहाँ पे बैन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आपको आगे by law in all such places wildlife sanctuary area like the reserve forest provide protections and suitable living conditions to the wild animals, कि भाई जो आपकी वाइल्ड सेंचुरी होती है वो क्या करती है, जितने भी आपके जंगली जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करती है, कोई इनको नुकसान ना पहुंचाए पाए उसके भी देख रेख करती है, ठीक है। He also tell them that people living in wildlife sanctuary are allowed to do certain activity such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. जबकि जो लोग आपके वहाँ पे जंगल में रहते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रहते हैं उन्हें परमिशन दी जाती है कि आप यहाँ पे अपने जो भी जानवर हैं उनको चरा सकते हैं, कोई दवाइयाँ वगैरह इकट्ठी कर सकते हैं या फिर आपको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। Some of the threatened wild animals like the black bug, white eye bug, elephant, golden cat, pink-headed duck, gorilla, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। उनमें से कुछ जानवरों की यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे नामों की लिस्ट आपको दे रखी है, ठीक है। फिर कहते हैं इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक landscape, broad level forest, mountain forest and the bushlands in delta of the big rivers। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो हमारे इंडिया के जंगल हैं ये भी अलग अलग टाइप के हैं। कुछ जंगल तो आपको पहाड़ों में देखने को मिलते हैं, कुछ आपको जहाँ पे आपकी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, आपका डेल्टा बनता है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं इट इज़ पिटी that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके प्रोटेक्टेड जंगल हैं वो भी सही तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि जो उनके आसपास में लोग रहते हैं वो धीरे धीरे कुछ कुछ एरिया अपने अंडर लेते रहते हैं और अपने एरिया को वहाँ पे बढ़ाते रहते हैं। फिर बताता है चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू, दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। तभी बच्चों को यहाँ पे चिड़ियाघर यानी कि जू की भी याद आती है और वो बताते हैं कि भाई जू के अंदर भी तो जानवरों को बचाया जाता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो आपकी यहाँ पे जू होती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इन दोनों के बीच में आपका क्या डिफरेंस होता है, आप इस डिफरेंस को हमें बता सकते हैं या फिर कोशिश कर सकते हैं, पर सोचो बच्चों इसको आप माइंड में, ठीक है। फिर बारी आती है हमारी एक्टिविटी 7.7 की। तो यहाँ पे आप सभी को कहता है विजिट नियर बाई जू, कि भाई आप अपने आसपास के किसी भी चिड़ियाघर में जाओ, ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, और आप देखो कि भाई जो वहाँ पे जानवर रहते हैं उनको कैसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। वेयर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, क्या वो आपके जानवरों के लिए सुटेबल हैं। कैन एनिमल्स लाइव इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। अब यहाँ पे क्या जो जानवर हैं वो अपनी नेचुरल चीज़ को छोड़ के यहाँ पे आर्टिफिशियल के अंदर अच्छे से रह सकते हैं। इन योर ओपिनियन विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन अ जू, क्या आपको लगता है कि जो आपके जानवर हैं वो जू के अंदर कंफर्टेबल हैं या फिर नहीं हैं। और इन देयर नेचुरल हैबिटेट, क्या वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर कंफर्टेबल रह पाएंगे। जो भी आपका ओपिनियन है उसके बारे में बातें लिखो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकती हैं, नीचे कमेंट कर सकती हैं। बच्चों शर्माने की कोई बात नहीं होती, जो मन में आता है वो करो, ठीक है।
उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स, अब आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि आपको बताता है नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पे कहता है ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड, कि भाई रोड के साइड में उन्होंने देखा कि एक आपका बोर्ड और लगा हुआ था, विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क, जिसपे लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर कहते हैं चिल्ड्रन आर नाउ एगर टू गो देयर, तो बच्चे अब वहाँ पे मतलब कि एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें वहाँ पे जा। तभी जो माधव जी होते हैं टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट वोल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, कि भाई जो आपके नेशनल पार्क होते हैं वो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़े और ज़्यादा बड़े होते हैं और वहाँ पे और ज़्यादा डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है और इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखा जाता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फना, लैंडस्केप एंड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया, और यहाँ पे जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं, लैंडस्केप होती हैं, वो भी प्रोटेक्ट की जाती हैं। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो सतपुरा नेशनल पार्क है ना आपका, ये आपका फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है हमारे इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और यहाँ पे जो आपकी इंडिया की फाइनेस्ट है मतलब कि टीक, वो भी देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। दीज आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, और यहाँ पे कहते हैं कि वैसे तो हमारे इंडिया में 100 से भी ज़्यादा आपके नेशनल पार्क हैं। उसके बाद कहते हैं रॉक शेल्टर आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड दी सतपुरा नेशनल पार्क, और यहाँ पे हमें रॉक शेल्टर भी देखने को मिलते हैं। दीज एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ, दीज जंगल्स, दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ अ लाइफ ऑफ द परमेटिव पीपल, और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके रॉक शेल्टर हैं ये हमें आइडिया देते हैं कि भाई जो हमारे पुराने पूर्वज थे वो यहाँ पे कैसे रहते थे, यानी कि जो हम इंसानों की पुरानी फॉर्म थी जो जंगलों में रहते थे तो वो कैसे रहते थे। उसके बाद आपको बताता है रॉक पेंटिंग्स के बारे में, आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स, और वहाँ पे हमें भाई जो दीवारों के ऊपर यानी कि पत्थर के ऊपर आपकी पेंटिंग्स वो लोग बनाते थे वो भी देखने को मिलती हैं। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर केव्स बीन आइडेंटिफाइड इन दी पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। के बाद कहते हैं कि जो आपकी पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे हमने 55 रॉक शेल्टर तो खुद से काउंट कर रखे हैं। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड दी मैनी फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स, मैनी ट्राइबल स्टिल लाइव इन द एरिया, और यहाँ पे कहते हैं कि आज भी कुछ आपके जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन पहले के जो आपके लोग रहते थे उनकी बहुत सारी तस्वीरें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, और उनके अलग अलग काम करते हुए की तस्वीरें। उसके बाद कहता है एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विद अ सतपुरा टाइगर रिजर्व, कि भाई जैसे ही बच्चे वहाँ पे आगे जाते हैं तो वो एक बोर्ड देखते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व, रिटन ऑन इट माधव जी एक्सप्लेन दैट ओ। तो गाइज ये सारी बातें आपको अगेन से बिल्कुल वही की वही रिपीट कर रखी हैं। ठीक है, उसके बाद आप सभी को कहता है नहीं एक मिनट, रिजर्व रिटन ऑन इट माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोडक्ट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू। अच्छा हाँ, तो माधव जी अब उनको यहाँ पे बताता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है आपकी गवर्नमेंट ने टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च कर रखा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, और ये जो आपका रिजर्व है यहाँ पे आपके टाइगर्स वगैरह को भी बचाया जाता है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, आई होप आई कैन सी अ टाइगर। तभी बच्चे कहते हैं कि क्या टाइगर आज भी इस जंगल के अंदर हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे को एक टाइगर देखने को मिल जाए। इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो टाइगर है ना आपका, ये भी उन्हीं स्पीसीज़ में से एक स्पीसीज़ है जो कि आपके अब धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। ठीक है, फिर कहता है बट दिस सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन हियर। अब यहाँ पे कहता है जबकि जो आपकी सतपुरा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे हमें इनकी पॉपुलेशन के अंदर वृद्धि देखने को मिली है। और अगर हम जगह से बात करें तो वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड दी बारासिंघा वर ऑल्सो फाउंड इन दिस सतपुरा नेशनल पार्क। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक टाइम था जब यहाँ पे इस नेशनल पार्क के अंदर आपके टाइगर भी होते थे, लायन भी होते थे, बारासिंघा जो आपके बोलते हैं वो भी होते थे। एनिमल्स हुज नंबर आर डिसमिसिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन एज नो एज द इंडेंजर्ड एनिमल। अब यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन धीरे धीरे उनका जो नंबर था इस जंगल के अंदर बहुत कम होता चला गया और आज के टाइम पे वो आपकी इंडेंजर स्पीसीज एनिमल की जो स्पीसीज है उसके अंदर आते हैं। उसके बाद जो बोजो होता है इज़ अ रिमाइंडेड ऑफ अ डायनासोर्स
विच बिकेम एक्सटिंक्ट एज लॉन्ग टाइम एगो। तभी जो यहाँ पे बोजो होता है उसको डायनासोर्स के बारे में याद आता है कि भाई वो भी एक स्पीसीज थी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकेम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और यहाँ पे बताता है कि भाई उनका नेचुरल वातावरण होता है उसके अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं जिसकी वजह से उनका वहाँ पे रह पाना बहुत टफ हो जाता है और वो धीरे धीरे वहाँ पे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कहता है प्रोफेसर अहमद tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national park। कि भाई इन सभी को बचाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे लागू कर रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिकल प्लांट्स एटसेट्रा आर नॉट अलाउड। और इनके अंदर भाई किसी के ना तो शिकार कर सकते हैं, ना हम किसी को मार सकते हैं, ना कोई पेड़ पौधा काट सकते हैं, या फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब सब कुछ बैन होता है इन सभी जंगल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स ये देखो आपको एक वाइल्ड बफेलो की पिक्चर शो कर रखी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप सभी को बताता है माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स। कि भाई जो आपके छोटे जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके बड़े जानवर हैं। ठीक है, एट टाइम्स वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट्स एंड ओवल रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। कि बहुत बार हम क्या करते हैं, सांप को, आपका जो मेंढक होता है, छिपकली होती है, चमगादड़ होता है या फिर ओवल होता है, इन सभी को हम मार देते हैं बगैर उनकी इम्पोर्टेंस को समझे हुए हमारे इकोसिस्टम के अंदर। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग अवर सेल्फ। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई उनको मार के हम अपने आप को ही नुकसान पहुँचाते हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर। अब यहाँ पे कहते हैं कि हम मानते हैं वो साइज में छोटे होते हैं लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है इकोसिस्टम के अंदर हम उसको नहीं भुला सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड द फूड वेब्स अबाउट विच यू विल लर्न इन द क्लास 7। अब यहाँ पे कहते हैं कि वो हमारे जो फूड चेन होती है, फूड वेब होती है, उसका पार्ट बनाते हैं जिसके बारे में हमने क्लास 7 में भी सीखा था। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स ये देखो कुछ जो आपका बारहसिंगा होता है वो कुछ इस टाइप का होता है जिसकी पिक्चर आपको यहाँ पे शो कर रखी है। फिर कहते हैं आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। तो अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या जो आपके बड़े एनिमल्स होते हैं वही एक्सटिंक्शन को फेस करते हैं? तो जी नहीं, आपके छोटे भी फेस करते हैं। फिर कहते हैं एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, animals and microorganisms in an area along with the non-living components such as the climate, soil, river, delta etc। कि भाई जो आपका इकोसिस्टम बनता है ना वो सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, और जो वहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो भी साथ में मिलके बनाती हैं। फिर कहते हैं आई वंडर्ड इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज। कि भाई तभी जो वहाँ पे जो बोझो होता है या फिर बच्चे होते हैं वो यहाँ पे चौंक जाते हैं, क्या इनका कोई रिकॉर्ड भी रखा जाता है, कौन यहाँ पे आपकी जो स्पीसीज़ हैं वो अब जा चुकी हैं, कौन अभी हैं, कितनी अभी थी नहीं, तो मतलब सारा रिकॉर्ड रखा जाता है या फिर नहीं रखा जाता है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपको बताता है रेड डाटा बुक के बारे में। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर अहमद होता है एक्सप्लेन अबाउट द रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज अ सोर्स बुक विच कीप्स आ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि भाई जो आपकी एक रेड डाटा नाम की बुक होती है जिसके अंदर इन सभी एनिमल्स का रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है। फिर कहते हैं रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। और जो आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस बुक को मेंटेन करती है। फिर कहते हैं इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड द एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। और जो हमारा इंडिया है वो भी एक रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है हमारे इंडिया के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपको बताता है माइग्रेशन के बारे में। सो अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं दी एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। दे सिट नियर द तवा रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर दिस सम टाइम। कि भाई जब माधव जी की गाइडेंस में ये बच्चे कुछ और आगे चले जाते हैं तो ये रिलैक्स करते हैं तवा रिजर्वर के पास में पहुंच के। ठीक है, फिर यहाँ पे कहता है पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। तभी जो पहेली होती है उसको कुछ पक्षी दिखाई देते हैं नदी के आसपास। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। तभी जो माधव जी होते हैं वो बच्चों को बताते हैं कि ये माइग्रेटरी बर्ड हैं।
दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो यहाँ पे बर्ड आए हैं ये आपके वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से चल के आए हैं। वाई वुड हैपन्स वट वुड हैपन इफ़ वी हैड नो वुड्स। यहाँ पे क्या होगा अगर हमारे पास वुड्स ना हो तो। इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड। क्या हमारे पास कोई अल्टरनेट अवेलेबल है हमारे वुड का, लकड़ी की जगह। आई नो दैट पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो हमारा कागज़ होता है वो भी आपके जंगलों से ही आता है, आपकी वुड से आता है, हमें इस बात का पता है। आई वंडर्ड वेदर देयर आर एनी अल्टरनेटिव फॉर पेपर। क्या आपके पेपर का भी कोई अल्टरनेटिव यहाँ पे हो सकता है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं हर साल एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल करते हैं। किस लिए ट्रैवल करते हैं वो, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं चेंज हो जाती हैं। फिर कहते हैं दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकेम्स वेरी कोल्ड एंड इनहोस्पिटेबल। कि भाई जो उनके जो वहाँ का जहाँ पे वो पहले रहते थे वहाँ का जब वातावरण खराब हो जाता है तो उन्हें दूसरे एरिया में यहाँ पे जाना पड़ता है। फिर कहते हैं बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड। पहली लर्न इन क्लास 7। अब यहाँ पे कहते हैं कि पहली ने इस बात को क्लास 7 में जान लिया था कि जो पक्षी उनके जहाँ का वो रहते हैं वातावरण खराब होने के बाद दूसरी जगह पे चले जाएं कुछ टाइम के लिए, तो उन बर्ड को हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब हमारे टॉपिक पे आते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की। जो आपका पेपर होता है हम उसको कैसे यहाँ पे रिसाइकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन टू द चिल्ड्रन टू द अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। कि भाई 17 आपके पेड़ों को काटा जाता है आपका 1 टन पेपर बनाने के लिए। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। तो हमें इसलिए जो आपके कागज़ होते हैं उनको बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट द पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम फॉर यूज़। और जो आपका पेपर होता है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं 5 से 7 बार यूज़ करने के बाद। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर हर एक बच्चा डेली 1 पेज बचा ले अपने उसका नोटबुक का तो यार वो बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचा सकता है साल में। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हमें हमेशा पेपर को बचाना चाहिए और फिर बाद में उसको रिसाइकल करने की कोशिश करनी चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। इस तरीके से हम ना तो सिर्फ पेड़ों को ही बचाएंगे जबकि एनर्जी भी बचाएंगे और जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सामान की जरूरत होती है उसकी भी कम जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। मोreover the amount of harmful chemicals used in paper making wheels ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। और यहाँ पे जो आपकी पेपर मेकिंग मिल्स होती हैं वहाँ पे जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है हार्मफुल्स का उनका भी कम होगा। इज़ देयर एनी परमानेंट सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी डिफॉरेस्टेशन का कोई परमानेंट सोल्यूशन क्या यहाँ पे हो सकता है। तो गाइज इसके लिए हमारे पास टॉपिक आता है रिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे कहते हैं प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। कि भाई हमें नए पेड़ लगाने चाहिए। उससे क्या होगा कि जो हमारे जंगलों की संख्या हमने घटा दी है वो दोबारा से यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमें वही पेड़ लगाने चाहिए जो कि उस जंगल में पहले से हैं ताकि वो वहाँ पे उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे और जल्दी बड़े हो पाएंगे। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। यहाँ पे कहते हैं कि वैसे तो आपकी जो रिफॉरेस्टेशन है वो नेचुरली भी होती है लेकिन हम जितने भी पेड़ काटते हैं हमें उतने ही पेड़ जरूर लगाने चाहिए। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट री इस्टेब्लिश इटसेल्फ। अगर हम किसी एरिया के पेड़ काट लेते हैं फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे अगेन से आपके पेड़ उगना स्टार्ट हो जाते हैं। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन ऑन देयर इज़ नो रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और वहाँ पे इंसान का कोई रोल नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी कोज्ड tremendous damage to the our forest. If we have to retain our green wealth for the future generations, plantation of more trees is the only option। यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो भाई पेड़ों को जरूर लगाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद told them that in India we have the forest act. This act is aimed to preservation and the conservation of the natural forest। कि भाई जो हमारा इंडिया है यहाँ पे हमने फॉरेस्ट लॉ बना रखे हैं आपके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और मतलब कि और सभी कामों के लिए। फिर कहते हैं एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन एरिया
और नियर द फॉरेस्ट, और उन लोगों की नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कि आपके जंगल में रहते हैं या फिर जंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू द एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि माधव जी कहते हैं चलो बच्चों फटाफट से उठो, अब हमें घर पे जाना है, क्योंकि पता है रात को जंगल में रहना अच्छा नहीं होता। और तभी सारे बच्चे थैंक यू करते हैं माधव जी का कि भाई आपने हमारी हेल्प की और हमारा इतना अच्छा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा। तो ठीक है माय फ्रेंड्स, के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है और ये चैप्टर आपका एक स्टोरी की तरह बेस्ड था। तो आई होप कि आप सभी को मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं लगी तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। बट इस वीडियो को याद से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे बैठे इस नॉलेज को यहाँ पे ले पाए। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।